Hey everyone, welcome back again. This is CA Yogesh Verma. We are resuming your total income chapter from your study material and hopefully we are going to complete it today. So यहाँ पर मैंने कमेंट्स पर क्लिक कर दिया है. कमेंट्स पर क्लिक कर यहाँ पर मैंने इसको बड़ा कर दिया है. अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं, शायद आई थिंक 5 तक कर चुके हैं. तो 6 नंबर से आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे. स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बहुत डिटेल में कराए थे, तो आगे मैं ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करने वाला. ये क्वेश्चन नंबर 4 था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने डिस्कस करा था. अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाला हूँ. आंसर आपकी बुक में ही गिवन है. हमें सिर्फ ये देखना है भैया क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होना है वो समझाना है. बेसिक आपको करवा चुका, डिटेल में क्वेश्चंस भी करा चुका. चलिए शुरू करते हैं. मिस्टर राजीव, जिनकी एज 50 ईयर्स है यानी सीनियर सिटीजन नहीं है पर ये रेजिडेंट है, इंडिविजुअल हैं, सीए की प्रैक्टिस करते हैं, रिसिप्ट पेमेंट का अकाउंट देते हैं. दोस्तों रिसिप्ट पेमेंट जो है कैश बेसिस पर बनता है, यानी कि ये इन्होंने पेमेंट करी और ये इनके पास कैश आया, बैंक में आया. रिसिप्ट पेमेंट का मतलब पैसा आया, तो मतलब जरूरी ना कैश में आया हो, बैंक में आया होगा. पर कैश बेसिस का मतलब है कि बैंक में आए या कैश में आए. हम एज्यूम करेंगे बैंक में ही आएगा क्योंकि इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता 10,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन आप कैश में करें, एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कैश में करें, इनकम टैक्स वोंट अलाउ इट. देयरफॉर ये सारा बैंक के थ्रू आया है. और इसमें स्टाफ की जो सैलरी है, आर्टिकल क्लर्क्स को जो स्टाइपेंड की पेमेंट करी है वो पेमेंट यहाँ गिवन है. आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, क्या पेमेंट इस साइड है, रिसिप्ट इस साइड है. अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, हाउसिंग लोन रीपेड टू एसबीआई जिसमें इंटरेस्ट भी है कुछ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मोटर कार एक्वायर करी है, मेडिकल इंश्योरेंस पे करा है, बुक्स जो है खरीदी है, कंप्यूटर एक्वायर किया है, डोमेस्टिक ड्राइंग करी हुई है आपने, पैसा खुद के लिए निकाला है, पीपीएफ में पैसा डाला है, कार की मेंटेनेंस कराई है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. बात करेंगे रिसिप्ट की तो ओपनिंग बैलेंस पहले से कुछ था और आपने प्रोफेशनल सर्विस की फीस और रिसीव कर ली. आपने रेंट भी रिसीव कराया तो ये रेंटल इनकम में जाएगा. और आपने मोटर कार का जो लोन है, और आपने मोटर कार का लोन भी लिया है, तो लोन लोगे तो पैसा आएगा, बैंक में आएगा. तो ये बैंक की पासबुक गिवन है आपको. बैंक की पासबुक में एक तरफ होता है डेबिट, एक तरफ क्रेडिट, एक तरफ रिसिप्ट, एक तरफ पेमेंट. तो ये रिसिप्ट है और पेमेंट है. नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है. ये कहते हैं कि भैया जो इनका रेजिडेंशियल हाउस है वो इन्होंने 50% जो है ऑक्यूपाई करा हुआ है, इनका खुद का रेजिडेंशियल हाउस, एंड लेट आउट द बैलेंस रेजिडेंशियल हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000. बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करी गई थी 1997-98 में, व्हेन द हाउसिंग लोन वॉज टेकन. बहुत पहले की बात है सर. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 50%, सेल्फ ऑक्यूपाइड 50% लेट आउट. तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर यहाँ पर लगेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स लगेंगे. मोटर कार वॉज पुट टू यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज. 1/5 ऑफ द मोटर कार यूज इज फॉर पर्सनल पर्पज. नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है सर, समझ में आता है. कितनी कार पर्सनल के लिए यूज़ करी गई उसको डिसअलाउ कर देना, बाकी अलाउ कर देना. कुछ रिटर्न ऑन वैल्यू एसेट्स की गिवन, इन पर डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, भले ही आप कैश बेसिस फॉलो क्यों नहीं करते हैं. लिख भी रखा है कि कैश बेसिस ही फॉलो करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप. एंड यू हैव टू नाउ कंप्यूट द टोटल इनकम इररिस्पेक्टिव विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC यानी कि ऑप्शनल रेट ऑफ टैक्स. उसको नहीं देखना है. नॉर्मली जो आपका निकलता है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से वो टैक्स निकालना है. तो शुरू कैसे करेंगे देखिए. इसमें शुरू करना ही एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट तो गिवन है ही नहीं. देखा जाए तो हम लोग जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से शुरू कर सकते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 50% है, उसके लिए एनुअल वैल्यू नील होती है. उसके लिए 30% भी करोगे तो कुछ आएगा नहीं. जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 30,000 तक अलाउ होगा क्योंकि आपने प्रॉपर्टी 1997-98 में ली है. बाद में ली होती तो 2 लाख रुपए तक भी अलाउ होता है. बट अभी तो ये 30,000 तक मैक्सिमम अलाउ होएगा. और यहाँ पर 44,000 बनता है कि भाई देखो 88,000 का 50%, क्योंकि 50% लेट आउट के हिस्से में जाएगा, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिस्से में आएगा. तो जो 50% है वो 44,000 निकल कर आ रहा है. बट 30,000 से ज़्यादा तो अलाउ होगा नहीं. सिमिलरली लेट आउट के केस में भी 88,000 कहाँ से है ज़रा देख लेते हैं एक बार. 88,000 का इंटरेस्ट है गिवन है आपको, आपने पेमेंट करी है, तो उस इंटरेस्ट में आपने कुछ लेट आउट पोर्शन के लिए करी होगी, कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए करी होगी. क्योंकि 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड 50% लेट आउट है तो 50% आपने यहाँ पर डाल दिया, 50% यहाँ पर डाल दिया. हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल कितना आता है सर? 5,000 रुपये में आपने मंथली रेंटल पर दिया हुआ है. तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 रुपये आएगा. इसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे. और इंटरेस्ट जो है हाउसिंग लोन पर आपने लिया था वो बहुत पहले से लेकर रखा था, जिस पर अभी जो इंटरेस्ट गया वो 88,000 था. उसका 50% 44,000 बनता है क्योंकि आधा प्रॉपर्टी आप
लेट आउट के लिए यूज़ करते हैं, तो लेट आउट के हिस्से में कितना जाएगा 44,000। लेट आउट के केस में जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो पूरा ही अलाउ होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में लिमिट है भैया 30,000, 2 लाख लिमिट है, क्योंकि उसमें एनएवी नील होता है, तो कितना नेगेटिव इनकम शो कर सकते हैं उस पर लिमिट है। हाउएवर लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है, आपने पूरा इंटरेस्ट माइनस करा, 2,000 रुपये नेगेटिव इनकम हाउस प्रॉपर्टी की निकल कर आई। हाउस प्रॉपर्टी की एड से 32,000 की नेगेटिव इनकम आ रही है। जहाँ तक बात हम पीजीपी की करते हैं, तो पीजीपीपी में आपको नेट प्रॉफिट का बेस गिवन ही नहीं है। अब गिवन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो फीस आपको रिसीव हुई है उसे आप इनकम मानेंगे, और उसमें से जो खर्चे अलाउ होते हैं वो अलाउ कर देंगे भैया, कि स्टाफ की सैलरी अलाउ होगी, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट, मोटर कार की जो मेंटेनेंस है 4/5, क्योंकि 1/5 तो आपके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करी हुई थी, और जो कार के लोन का इंटरेस्ट है वो आपने एक्चुअली में पे नहीं करा, क्योंकि एसएससी जो है कैश बेसिस फॉलो कर रहा है, और कैश बेसिस में आप जब पे करते हैं तभी आप अलाउ करते हैं। तो कार का जो लोन है, यहाँ पर लिया है मोटर कार का लोन, तो लोन तो आपने ले लिया 2.5 लाख रुपए का, पर इसका इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री कहाँ है, नहीं है ना सर, तो इसीलिए आप इसे भी यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। अच्छा सर, ये रेंटल जो 50,000 का दे रखा है, लॉजिक नहीं समझ आया। तो भैया 50,000 का रेंट आपको रिसीव हुआ होगा, पर 5,000 रुपये महीने का बनता है। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट या कैश बेसिस नहीं लगता, वहाँ तो वही कॉन्सेप्ट लगता है जो उस चैप्टर में गिवन है, यानी कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। हाउएवर पीजीपीपी में आपके पास ऑप्शन है कैश बेसिस या एक्रूअल फॉलो करने का, और इन्होंने कैश बेसिस फॉलो करा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इनकम कैलकुलेट करी गई है। ये इनका इनकम आ गया है। इसके बाद जो मोटर कार है उसको क्योंकि इन्होंने पूरे साल यूज़ नहीं करा, ऐसा माना है, एजम्पशन ली है, तो 15% की जगह 7.5% की डेप्रिसिएशन रेट लगाई है, और 4/5 इसलिए कर दिया क्योंकि 1/5 जो है पर्सनल काम के लिए यूज़ होता है। एनुअल पब्लिकेशन है 40% की रेट लगेगा, फर्नीचर फिक्सचर्स पर 10%, प्लांट मशीनरी पर 15%, कंप्यूटर पर 40%, और जो नए कंप्यूटर लिए हैं उस पर आपने 40% का आधा कर दिया, 50% से मल्टीप्लाई करके 20% की रेट कर दी, और सारा का सारा डेप्रिसिएशन आपने यहाँ चार्ज कर दिया। आप कैश बेसिस भले ही फॉलो करें, बट डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना ही पड़ता है। इस प्रकार जो है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसमें से आप कुछ डिडक्शन लेंगे, जैसे कि हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल की जो पेमेंट करी है वो 80C में आप डिडक्शन ले सकते हैं। आप पीपीएफ में आपने पेमेंट डाली है वो ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में ले सकते हैं, 80D में आपने कुछ पैसा डाला है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आप सारे डिडक्शन के बाद जो माइनस कर निकालेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। तो आपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, मोटर कार एक्वायर करी उसका भी ट्रीटमेंट कर दिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का ट्रीटमेंट करा, एनुअल पब्लिकेशन खरीदी उसमें डेप्रिसिएशन लिया, कंप्यूटर पर आपने डेप्रिसिएशन लिया, डेट भी दे रखी है आपने कब एक्वायर करा था, पीपीएफ में पैसा डाला वो ले लिया। डोमेस्टिक ड्राइंग माइनस करना अलाउ नहीं होता, आपके पर्सनल एक्सपेंस होते हैं तो माइनस नहीं करे, क्योंकि इस केस में कोई नेट प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, बेस तो गिवन ही नहीं है, तो इसलिए आपको पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ा डायरेक्ट मेथड से कि भैया ये इनकम, ये एक्सपेंस, ये इनका जो है प्रॉफिट आना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, डिस्कस मैंने कर दिया डिटेल में, पहले ही हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सिद्धांत, जिनकी एज है 31 ईयर्स, यानी कि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ऑफ दिल्ली बोथ एज पर रेगुलर प्रोविजन एंड एज पर सेक्शन 115 BAC फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आप जो है नेक्स्ट ईयर का मानकर भी कर सकते हैं। मिस्टर सिद्धांत वेदर ही वुड ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC और नॉट। सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस गिवन है, बोनस गिवन है, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर गिवन है, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर इज अकोमोडेशन गिवन है, बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी वो भी गिवन है। आपको सारी चीज़ें गिवन है, इनकी सैलरी की इनकम आपको निकालनी है। सिद्धांत परचेज द फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000 इन April 14, which was financed by a loan from Life Insurance Corporation of India of 1,60,000 at 15% इंटरेस्ट। उनकी खुद की सेविंग थी 65,000 एंड ए डिपॉजिट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 2,50,000 टू whom his flat was given on lease for 10 years है। फाइनेंस कैसे करें बता रहे हैं, 1,60,000 का लोन लिया 15% की इंटरेस्ट पे, 65,000 की इनकी खुद की सेविंग थी, और डिपॉजिट नेशनलाइज्ड बैंक से लिया 2.5 लाख का, टू whom his flat was given on lease for 10 years। तो 10 साल के लिए आपने उन लीज पर दे दिया, आपको लीज रेंटल मिलेगा, पर डिपॉजिट कलेक्ट कर लिया। डिपॉजिट रिफंडेबल भी हो सकता है, बट पैसे तो आ गए ना आपके पास, तो इन पैसे को यूज़ कर आपने घर में डाला। रेंट जो पेबल है बाय द बैंक, बैंक जो रेंट देगा 3,500 रुपये पर मंथ रेंट आपको देते रहेगा,
और यहाँ पर उसके फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन है कि जो म्यूनसिपल टैक्सेस आपने पे करे हैं वो है 4300। हाउस का जो इंश्योरेंस लिया है वो है 860 रुपीज़। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि हमें एक्चुअल खर्चों से मतलब नहीं, हम तो सीधा 30% माइनस करते हैं एनएवी का। उन्होंने 2700 जो है शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस से कमाए और 4200 कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस से कमाए। स्पेकुलेशन तो स्पेकुलेशन ही होता है। इन ईयर 15-16 उन्होंने गिफ्ट करा 30,000 अपनी वाइफ को और 20,000 अपने बच्चे को जिनकी एज थी 11 ईयर्स यानी माइनर चाइल्ड, एंड द गिफ्टेड अमाउंट्स वर एडवांस टू मिस्टर राजेश हु वाज पेइंग इंटरेस्ट एट 19% पर एनम। सिद्धांत रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। तो गिफ्ट है भैया 30,000 रुपये का मिला इन्हें, तो 1,20,000 हो गए। तो 1,20,000 इनके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे और 50,000 इन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाला है। तो अगर देखा जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम ऐसा कर सकते हैं कि 1,20,000 हम इनका गिफ्ट यहाँ टैक्सेबल करें, पीपीएफ में 50,000 रुपये डालें, उसको हम 80C की डिडक्शन में माइनस करें। उसके बाद जैसे ऊपर वाला पॉइंट है, आपने 15-16 में गिफ्ट करा था 30,000 अपनी वाइफ को और 20,000 अपने बच्चों को। गिफ्टेड अमाउंट उन्होंने किसी को दी, लोन दे दिया और उससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो क्योंकि आपने गिफ्ट करा अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को, तो उससे जो आने वाला इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए ही टैक्सेबल होगा। कहाँ कहाँ पे क्लबिंग होगी सर? क्लबिंग होगी आपकी क्लबिंग के चैप्टर के हिसाब से। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो आया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें जो इंटरेस्ट निकाला है वो कैसे निकालोगे आप भाई? निकालोगे 19% कर दोगे ना, तो 20,000 का 19% करा तो आया 3,800। और क्योंकि माइनर चाइल्ड है तो उसमें आप 1,500 माइनस कर सकते हो पर चाइल्ड, तो माइनस कर दिया। और जहाँ तक बात वाइफ की है तो वहाँ 30,000 था, तो 30,000 में करा तो 30,000 का 19% निकल कर आया 5,700, वो भी आपने क्लब कर दिया। तो आपने जो पैसा दिया गिफ्ट करा, उन्होंने आगे लोन पर दे दिया और उससे वो इंटरेस्ट कमा रहे, वो इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा। लोन चुकाया नहीं गया तो इंटरेस्ट रिसीव हो ही जा रहे हैं उन्हें, बट वो एक्चुअली में आपके लिए क्लब होगा, इसके लिए आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसे इंक्लूड करा गया है। माइनर चाइल्ड का जब इंक्लूड होता है तो 1,500 माइनस करना अलाउड है सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में, और वाइफ के लिए सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 टैक्सेबल रहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इससे एक पॉइंट ऊपर मूव करते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई स्पेकुलेशन बिजनेस और कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस से कुछ इनकम आई है। तो ये जो इनका स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है, इसे यहाँ पर ये ऐड करेंगे। देखो ठीक है ना। अच्छा लॉस्ट है, ये लॉस हुआ है, ये इनकम हुई है। तो भैया 2700 की इनकम है, 4200 का लॉस है। लॉस एडजस्ट कर लोगे, बाकी का लॉस जो है वो आगे कैरी होगा, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। तो मैंने एडजस्ट कर दिया, दोनों सेम ही इनकम है, स्पेकुलेशन से है, बाकी का लॉस आगे कैरी करूंगा। इससे ऊपर वाला पॉइंट देखूंगा तो हाउस का इंश्योरेंस कुछ पे करा मुझे मतलब नहीं, म्यूनसिपल टैक्सेस मैंने पे करा उससे मुझे मतलब है, क्योंकि मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने वाला हूँ। 3,500 रुपये प्रति महीना मेरा रेंटल है, तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ गिवन नहीं है, तो इसी को मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानना पड़ रहा है रेंट को, और माइनस करूंगा म्यूनसिपल टैक्सेस जो मैंने पे करे हैं। क्वेश्चन में गिवन है 30% का, मैं एनएवी का 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लूँगा, और जो इंटरेस्ट है मेरा, अब यहाँ देख सकते हो मैंने लोन लिया है 1,60,000 का, तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी मैं माइनस यहाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने जो है इंटरेस्ट का पोर्शन जो है यहाँ पर 1,60,000 का 15% निकाल कर यह इंटरेस्ट भी माइनस करा और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करी है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट हो गई, स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैलकुलेट हो गई। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी में इनको मिला है 3,35,000 का डियरनेस अलाउंस के साथ बेसिक सैलरी, फिर कुछ इन्हें बोनस मिला है 11,000 का, तो 11,000 भी ऐड हो गया, 3,35,000 भी ऐड हो गया। सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 12,000 रुपये, वो भी ऐड हो गया। और उसके बाद रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन, भैया खुद की अकोमोडेशन के लिए दोगे उसका तो कोई लॉजिक नहीं है। और बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी 11,000 रुपये, वो भी ऐड हो गया, वो भी 11,000 रुपये भी ऐड हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की होती है, आपने माइनस करी और यहाँ पर जो है 3,19,000 आ गया। उसने अपना खुद का भी रेंट पे करा है, बट वो अपना रेंट पे करे, उससे एम्प्लॉयर को क्या लेना देना। हाँ अगर वो HRA दे रहा होता है एम्प्लॉयर, तब हम देखते कितना एग्जेम्प्ट होगा, हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ तो दे रखा है कि आप रेंट दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, और तो कुछ भी नहीं गिवन है। तो इससे मैं क्या एज्यूम करूँगा, अगर आपने सारे प्रोविजंस के हिसाब से काम करा तो टोटल इनकम आपकी आ गई। और टोटल इनकम पर आप जब टैक्स लगाएंगे तो आप लगाएंगे भाई देखो 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, और 2.5 लाख के बाद का जो पोर्शन है, तो यहाँ पर जो है 3,99,390 का 5% नहीं है,
2.5 लाख तो एग्जेम्प्टेड, 2.5 लाख के ऊपर का जो पोर्शन है उस पर 5% जो है वही निकल कर आएगा। और क्योंकि 5 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं है तो आपको रिबेट भी मिल जाएगा और नील इनकम आपकी आएगी। ये है नॉर्मल वाले प्रोविजंस। अब बात करते हैं सेक्शन 115 BAC की। ये कहता है कि भाई देखिए, अगर 115 BAC के हिसाब से इनकम निकालनी है तो उसमें हम आपको डिडक्शंस वगैरह नहीं देंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। उसके बाद जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो तो आपने वैसे ही निकाली है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसमें भी आपने नॉर्मली जैसे निकलती है वैसे निकाली है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आपने जो 1500 आप माइनर चाइल्ड का माइनस करते हैं वो भी अलाउ नहीं किया गया है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या आई, 1,29,500। मैंने आपको एंड में कराया था कि भाई ये एग्जम्पशन डिडक्शन जो है अलाउ नहीं होती है। इवन PPF की कोई डिडक्शन अलाउ नहीं हुई है। अगर आप इस प्रकार कर देख रहे हैं तो जहाँ पर आपको डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिल रही है कंसेशनल रेट पर टैक्स देने के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपको डिसएडवांटेज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5 लाख की इनकम आ रही है और उसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होएगा। 2.5 लाख के बाद का जो पोर्शन है उस पोर्शन पर आपको टैक्स निकालना होगा 5% की रेट पर, और 5 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पर 7.5% की रेट पर। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है टोटल इनकम टैक्स आएगा 12,589। हम निकाल कर देखते हैं। 5,08,90। तो 2.5 लाख तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद जब 5% करेंगे तो 12,500 है। तो 890 जो है उसमें आप 10% करेंगे तो 10% करेंगे तो 89 आएगा। तो कितना हो गया, 12,589। ये टैक्स आ गया। रिबेट है नहीं क्योंकि भैया इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड करती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ोगे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई, राउंड ऑफ कर दोगे 10 के मल्टीपल में, तो आप देख सकते हैं कि आप अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है। देयरफॉर इट इज बेटर नॉट टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC वेयर यू आर गेटिंग एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस का बेनिफिट। आप चाहें तो सारी की सारी इनकम दोबारा से निकालने की बजाय आप क्या कर सकते थे कि भाई जो इनकम आपने नॉर्मल प्रोविजन से निकाली है वही निकालते, और उसमें जो डिडक्शंस आपने ली या एग्जेम्पशंस आपने ली और वो 115 BAC में अलाउड नहीं है तो उन्हें आपने वापस से ऐड बैक कर दिया और यहाँ पर आपने टोटल इनकम उस प्रकार भी निकाल ली है। और ऐसे ही निकालना बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ क्लियरली दिखेगा कि आपने भैया ये चीज़ों की एडजस्टमेंट करी है जो कि नॉर्मल स्कीम में तो है बट 115 BAC में नहीं है, ऑप्शनल स्कीम में नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन जो है हम करते हैं आज का, इसके बाद आपसे जो है विदा लेंगे और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है रामदीन जो है जिनकी एज 33 ईयर्स है, वो मैनेजर हैं सेल्स के फ्रोजन फूड्स लिमिटेड के। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें बेसिक सैलरी है 15,000 पर मंथ, DA है 12,000 पर मंथ, तो DA तो 12,000 ही है। 50% वेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब है कि भाई जब रिटायरमेंट बेनिफिट जो होंगे उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 12,000 पर मंथ की जगह 6,000 पर मंथ लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट कैलकुलेशन। इट डजेंट मीन कि DA 6,000 पर मंथ, DA 12,000 पर मंथ ओनली। कैलकुलेशन के लिए जैसे HRA की कैलकुलेशन करते हो ना, कितनी चीज़ें देखते हैं, लोअर ऑफ दिस 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 दिस, क्या क्या चीज़ें करते हो, वैसे ही रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए जो 6,000 पर मंथ का DA लेंगे। हाउएवर DA तो 12,000 ही मिल रहा है आपको। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी है 0.5%। टर्नओवर जो कंपनी का है वो है 50 लाख रुपीज़, तो इसका 0.5% निकाल लीजिएगा, करीब करीब आपका आएगा 1% आएगा 50,000, 0.5% आएगा 25,000। बोनस भी कुछ मिला है, ग्रेट्युटी कुछ मिली है, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो कहीं ना कहीं ये जो सैलरी से जुड़ा हुआ टोटल इनकम का क्वेश्चन आ गया है। मैं तो क्या करूँगा भाई, सैलरी से जुड़ा आएगा तो मैं उसको स्किप करने की कोशिश करूँगा अगर ऑप्शन में है, क्योंकि वो पछड़े वाले काम मुझे करने नहीं है। पर अगर सैलरी का चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है और आप कर सकते हैं, कमांड अच्छी है तो कर लीजिएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट इन RPF अकाउंट जो है 15% है तो 12% तक तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। गोल्ड रिंग वर्थ ₹10,000 वॉज गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन इज 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो एम्प्लॉयर से गिफ्ट आपको रिसीव हुआ है, 5,000 से ज़्यादा का रिसीव हुआ है, टैक्सेबल होगा। म्यूजिक सिस्टम आपने परचेज करा है कंपनी ने 85,000 का और वो इसको पर्सनल यूज़ के लिए दे दिया। क्या बात कर रहे हो सर, कितनी चीज़ें दे रहे हैं भैया। यहाँ पर जो है 2 ओल्ड लाइट गुड्स व्हीकल ओन्ड बाय हिम वर लीज टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी
अगेंस्ट द फिक्स चार्जेस ऑफ 6,500 पर मंथ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। मतलब दो लाइट गुड्स व्हीकल थे जो ये ओन करता था, वो इसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को लीज कर दिए और उससे पैसे कमा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है भैया। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है आप बनाते नहीं है, कोई बात नहीं है सर। आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पर भी जो है आप बेनिफिट उठा सकते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,860 ऑन बैंक FDR फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिवेंचर से, वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। मेड पेमेंट बाय चेक 15,370 प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड 22,500 फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस। ले लीजिए सर 80C 80D की डिडक्शन ले लीजिए, ये 80C और ये 80D। NSE में इन्वेस्ट करा 80C की डिडक्शन मिलेगी, और FDR 5 साल वाली में करा 80C की डिडक्शन मिलेगी। 11,000 की डोनेशन आपने दी इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड है 80G के लिए, और 5,100 आपने PM नेशनल रिलीफ फंड में आपने डाले हैं। डिडक्शन ले लीजिए 80G की। तो सबसे जो है गले की हड्डी जो है वो है आपका सैलरी, क्योंकि सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसमें बेसिक सैलरी है 15,000 × 12। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15,000 मंथली सैलरी है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 महीने की सैलरी आएगी। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 आपका DA आएगा। कमीशन तो 25,000 मैंने ओरली कैलकुलेट करके बता दी थी, बोनस भी क्वेश्चन में ही गिवन है, वो भी आपने तुरंत जो है सीधा सीधा निकाल लिया। इसके बाद जो है हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बोनस हो गया। ग्रेट्युटी समझना पड़ेगा भैया, ग्रेट्युटी जो मिल रही है उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। ग्रेट्युटी 30,000 की मिल रही है, बट ये भाई साहब क्या रिटायर हो रहे हैं क्या ये रिटायर हो रहे हैं क्या? रिटायरमेंट पर ग्रेट्युटी मिलती है तब हमारे प्रोविजंस कुछ और कहते हैं। यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा कि रिटायर हो रहे हैं। ग्रेट्युटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विसेज फुल्ली टैक्सेबल। आप काम कर रहे हैं, ग्रेट्युटी मिल रही है, भाई पैसे मिल रहे हैं एम्प्लॉयर से, टैक्सेबल होगा। रिटायरमेंट पर एक अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है, रिकॉग्नाइज PF में पैसा डाला है, उसमें इनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए बताइए। बेसिक है कितना 1,80,000, 1,80,000 का 20% कितना आएगा 36,000। 36,000 इनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, बट एक्चुअली में कितना अलाउ होता है 12% ऑफ बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स। यानी सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम क्या कर रहे हैं 1,80,000, DA का 50% और कमीशन जो टर्नओवर के परसेंटेज पर निकाली गई है उसका 12% कैलकुलेट कर सिर्फ देख रहे हैं कि इतना होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ये तिगड़म लगाई है और कुछ भी नहीं है। तो जितना अलाउ होना चाहिए वो माइनस करेंगे, और जो आपने पे कर दिया वो तो अपने पे कर ही दिया है, बाकी आपकी इनकम मानी जाएगी। सिमिलरली जो इंटरेस्ट है वो 9.5% तक इंटरेस्ट जो है अलाउ होता है, और इन्होंने 15% पे करा है। तो यानी कि जितना एग्जेम्प्ट होना चाहिए वो एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी टैक्सेबल हो गया। जो इन्हें गोल्ड रिंग मिली है वो भी इनके लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो इसलिए टैक्सेबल है, पूरी टैक्सेबल है। और जो इन्हें म्यूजिक सिस्टम मिला है पर्सनल यूज़ के लिए, तो इन्हें सिस्टम तो 85,000 का मिला है, बट ये हर साल उसको यूज़ करेंगे, एक दिन में तो यूज़ नहीं करेंगे, एक साल में तो यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके जो 10% है, यानी कि आपने 10% का बेनिफिट इस साल उठाया है 8500 का, ये आपके लिए इनकम माना जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक बात आपके बिजनेस की करते हैं तो 2 लाइट गुड व्हीकल आपके पास हैं, 6,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, बट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं कि हम 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मानकर इनकम निकालेंगे, तो वो इन्होंने निकाल ली है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ रही है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक FDR आ रहा है। इंटरेस्ट जो है यहाँ पर नेट दे रखा है, देखिए नेट, यानी TDS काट कर मिला है, तो हमें ग्रॉस करना पड़ेगा कि भैया अच्छा एक्चुअली में इनकम तो इतनी है, बाकी तो टैक्स का पोर्शन कट गया है। जब हम टैक्स निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, इतना तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। डिडक्शन आप माइनस करेंगे भाई लाइफ इंश्योरेंस, NSE, FDR, एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है रिकॉग्नाइज PF में, मेडिकल इंश्योरेंस है, 80G है, सारे खर्चे आपने माइनस कर दिए। इसके लिए नोट 4 भी आ रहा है 80G के लिए कि भैया PM रिलीफ फंड में तो 100% मिलेगा, बट बाकी जगह जो डाल रहे हैं उसमें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पहले निकालनी पड़ेगी, और उसका 10% तक मैक्सिमम आपको मिल सकता है। 50% ऑफ 11,500 या 10% विच एवर इज लोअर, तो आपने 50% निकाला 11,500 का, उतना आपको मैक्सिमम मिल सकता है। ये प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। और एक बार आपने निकाली टोटल इनकम, तो उसके बाद आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे करते हैं 2.5 लाख का एग्जेम्प्ट, और उसके बाद 5% रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा टोटल इनकम नहीं है, और जो TDS ऑलरेडी कट चुका है उसका बेनिफिट भी इनको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ये इनका टैक्स रिफंडेबल आ गया, पेबल नहीं आया, रिफंडेबल आ गया, क्योंकि टैक्स कट तो गया, बनता नहीं था। इसी के साथ आपका जो है आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में कर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड डू रिवाइज एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।